राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत ने सभी पाकिस्तानी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। अयोध्या में नगर निगम जल्द ही अयोध्या में राम पथ का कायाकल्प करने जा रहा है, जिसके तहत शराब और मांस की सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। समाजवादी पार्टी मीडिया को साधने की भी कोशिश कर रही है। यही कारण है कि लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में पिछले कुछ दिनों से मीडिया कर्मियों और प्रमुख नेताओं की भीड़ लगी हुई है। कोलकाता मेट्रो पर्पल लाइन पर अब ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे दो सेवाओं के बीच का अंतराल 50 मिनट से घटकर 22 मिनट रह जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में एक विश्वविद्यालय में नवनिर्मित खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया और खेलो इंडिया युवा खेलो 2025 की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने नियामक अनुपालन में कर्मियों के लिए आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया। दिल्ली पुलिस ने देश में गैरकानूनी तरीके से रह रहे एक बांग्लादेशी महिला समेत 15 विदेशियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में एफआरआरओ ने निर्वासित करने का आदेश दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की कि उत्तरी गोवा के मंदिर में मची भगदड़ के मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द्रविड़ मुनेत्र कषगम सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का केंद्र का निर्णय कड़े परिश्रम से हासिल जीत है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अंगोला के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 38 साल बाद किसी अंगोला राष्ट्रपति की भारत यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण है। यह न सिर्फ भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा देगी, बल्कि भारत अफ्रीका सहयोग को भी और मजबूती मिलेगी। मैं राष्ट्रपति लोरेंसो और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक पल है। 38 वर्षों के बाद अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा हो रही है। उनकी इस यात्रा से न केवल भारत अंगोला संबंधों को नई दिशा और गति मिल रही है, बल्कि भारत और अफ्रीका साझेदारी को भी बल मिल रहा है। फ्रेंड्स, इस वर्ष भारत और अंगोला अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उससे भी बहुत पुराने हैं, बहुत गहरे हैं। जब अंगोला फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था, तो भारत भी पूरी फेथ और फ्रेंडशिप के साथ खड़ा था। फ्रेंड्स, आज विभिन्न क्षेत्रों में हमारा घनिष्ठ सहयोग है। भारत अंगोला के तेल और गैस के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। हमने अपनी एनर्जी साझेदारी को व्यापक बनाने का निर्णय लिया है। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी है कि अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी गई है। रक्षा प्लेटफॉर्म्स के रिपेयर और ओवरहॉल और सप्लाई पर भी बात हुई है। अंगोला की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। अपनी विकास साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस टेक्नोलॉजी और कैपेसिटी बिल्डिंग में
अंगोला के साथ अपनी क्षमताएं साझा करेंगे। आज हमने हेल्थ केयर, डायमंड प्रोसेसिंग, फर्टिलाइजर और क्रिटिकल मिनरल क्षेत्रों में भी अपने संबंधों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। अंगोला में योग और बॉलीवुड की लोकप्रियता हमारे सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती का प्रतीक है। अपने पीपल टू पीपल संबंधों को बल देने के लिए हमने अपने युवाओं के बीच यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ने के अंगोला के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हमने अंगोला को भारत की पहल कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिग कैट अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से भी जुड़ने के लिए आमंत्रित किया है। फ्रेंड्स, हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। फ्रेंड्स, 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं अंगोला को अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता मिली। भारत और अफ्रीका के देशों ने कॉलोनियल रूल के खिलाफ एक सूर में आवाज उठाई थी, एक दूसरे को प्रेरित किया था। आज हम ग्लोबल साउथ के हितों, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की आवाज बनकर एक साथ खड़े रहे हैं। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य उपचार मिलेगा। इसके लिए 70 विशेष गाड़ियां रवाना की गई हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों का रजिस्ट्रेशन करेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मजिंदर सिंह सिरसा ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम ने बताया कि सरकार ने कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया है और अब इन्हें जनता तक पहुँचाया जाएगा। सरकार ने कार्ड बनाने तो शुरू कर दिए, अब जनता के बीच में जाके देने हैं, ताकि बुजुर्गों को, वरिष्ठों को जाना ना पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े। तो दिल्ली सरकार आप सबके बीच में आके ये सुविधा आपको दे, इसकी लॉन्चिंग करनी है और कल ही करनी है, क्योंकि सरकार के 70 साल 70 दिन पूरे हुए। देखिए कितना अच्छा सहयोग है। 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए योजना, सरकार के 70 दिन, 70 विधानसभाओं में 70 गाड़ियां 70 दिन चलेंगी अब ये, और जगह जगह जा जा करके हमारे वरिष्ठ जनों के कार्ड बनाए जाएंगे, ताकि जल्द से जल्द दिल्ली के हर एक बुजुर्ग को उसका ये अधिकार हम दे सके, जो इतने सालों का उनके साथ में नाइंसाफी पिछली सरकारों ने की। हम एक दिन का भी इंतजार उन्हें अब नहीं कराना चाहते। ये योजना आपके द्वार तक लेकर के आएंगे। ये 70 गाड़ियां जो 70 विधानसभाओं में 70 दिन चलेगी, वो जनता के बीच में पहुंच के वहीं की वहीं उनका रजिस्ट्रेशन करेंगी। और वो भी कोई इसमें आपके लिए फालतू कागज नहीं चाहिए, केवल आपका आधार कार्ड और साक्षात आप स्वयं अपने मोबाइल के साथ होने चाहिए, और ये योजना के नाम पे आपका नाम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे आसान, इससे सुगम और इससे बेहतर योजना पूरे के पूरे भारत छोड़ो, पूरे विश्व में किसी भी देश में नहीं है। अगर अमेरिका और बाकी राज्य भी अगर अपने सीनियर सिटीजन के लिए कोई हेल्थ केयर
कि योजना लाते हैं तो वो भी ये देखते हैं कि ये टैक्स देता है कि नहीं देता, ये सरकार के लिए क्या करते हैं। हर एक देश में यही योजना चलती है जो टैक्स पेयर है, परंतु गरीब से लेके अमीर तक, झुग्गी से लेके महल तक और रेडी से लेके BMW तक के हर एक बुजुर्गवार को समान रूप से योजना का लाभ मिले, वो यदि संभव हो पाया है तो केवल भारत में, और वो भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। धन्यवाद करते हैं हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनका विजन इतना बड़ा है, जिनकी सोच इतनी बड़ी है, जो कि एक नए प्रकार की योजना भारत में लेके आए, जिसके माध्यम से हमारे सभी बुजुर्गों को ना केवल जीवन में आशा एक बार नई जागृत हुई है, बल्कि आत्मसम्मान और विश्वास भी उनका बना है। मैं धन्यवाद करती हूँ केंद्र सरकार का, आदरणीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से देश के सभी बुजुर्गों को वो सम्मान, वो विश्वास, वो आशा की प्राप्ति हुई है जिसके वो हकदार हैं। और दिल्ली में हमने, जहां पूरे देश में 5 लाख रुपए तक का इलाज है, हमने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए और 5 लाख जोड़ के इस योजना को 10 लाख रुपए तक लेकर के गए हैं कि आज हमारे दिल्ली के हर एक बुजुर्ग, यदि कोई तकलीफ होती है, भारी बीमारी होती है, अस्पताल जाना पड़ता है, तो उसकी टेस्टिंग से लेकर के कि उसकी कोई टेस्टिंग हो, उसका इलाज, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी अब सरकार ने अपने ऊपर ली है। किसी को भी और चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो भी कैशलेस, कि आप जाइए, अपना आयुष्मान कार्ड अपनी जेब में रखिए और जा करके अस्पताल में एडमिट हो जाइए। आपको आपकी बीमारी के निमित्त जो सर्जरी है, जो इलाज है, जो दवाई है, जो टेस्टिंग है, सब कुछ मिलेगा पूरी तरीके से कैशलेस। 1 रुपया भी जमा नहीं कराना, 10 लाख रुपए तक का सारा खर्चा सरकार स्वयं जमा कराएगी। ये देखिए क्या योजना की खूबसूरती है। वह विंदन योजना के माध्यम से दिल्ली के सारे बुजुर्गों को लाभ मिले, एक एक बुजुर्ग तक हम घर घर पहुंचेंगे। इसीलिए आज की ये 70 गाड़ियां हमने बनाई है, जिसमें हमारा कंप्यूटर ऑपरेटर व्यक्ति बैठ करके उस जगह पे जाएगा और बुजुर्ग अपना आधार कार्ड लेके आए, अपना मोबाइल लेके आए और हाथ की हाथ उसका रजिस्ट्रेशन वहां कर दिया जाएगा। और उसके बाद जितने भी अस्पताल उस लिस्ट में एमपैनल हैं, वहां जाकर के आप इलाज करवा पाएंगे। इतनी बड़ी सुरक्षा आपको स्वास्थ्य के लेकर के, जिसमें परिवार की भी चिंता घट गई और आपके दिमाग से भी वजन कम हो गया। आज इलाज के लिए मेरे प्रियजनों को, मेरे वरिष्ठ जनों को तरसना नहीं पड़ेगा, तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। ये आपके चरणों में समर्पित करते हैं दिल्ली सरकार की ओर से। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में सम्मान के साथ वृद्धावस्था कार्यक्रम में भाग लिया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ, वृद्धाश्रमों का वर्चुअल उद्घाटन, सहायक उपकरणों का वितरण और एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि बुजुर्ग हमारे परिवार और समाज के भावनात्मक आधार होते हैं और उनका सम्मान करना भारतीय संस्कृति की पहचान है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सम्मान के लिए समर्पित इस महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वरिष्ठ नागरिक ज्ञान, विवेक और परंपरा के स्रोत, एजिंग विद डिग्निटी की थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में उनके लिए प्रारंभ किए गए सभी प्रयासों के लिए मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की टीम की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल का शुभारंभ करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि ये पोर्टल हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। आज मुझे 5 वरिष्ठ नागरिक गृहों का वर्चुअल उद्घाटन करने का भी अवसर मिला है, जिन्हें न केवल आश्रम बल्कि अच्छा संगति, देखभाल और सम्मान देने के लिए डिजाइन किया गया है। मुझे ये भी बताया गया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिक गृहों के लिए न्यूनतम मानक भी तैयार किए हैं। ये मानक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ऐसी सुविधाएं रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण वातावरण मिले। मैं मंत्रालय की इस सोच और पहल के लिए पूरी टीम की सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, माता पिता और बड़ों का सम्मान करना हमारी संस्कृति में है। वरिष्ठ नागरिक परिवार और समाज का आदरणीय अंग है। आमतौर पर परिवार में ये देखा जाता है कि बच्चे अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ बहुत खुश रहते हैं। बहुत बार परिवार में ऐसा होता है कि जो बात बच्चे माता पिता के कहने से नहीं मानते, वही बात जो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो ये सहजता से मान जाते हैं। बुजुर्ग जो अपने परिवार को फलता फूलता देखते हैं तो उनका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। वे परिवार के लिए एक भावनात्मक स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं। देवियों और स्वजनों, बुजुर्गों को आज कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के समय में युवाओं को रोजगार के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। बुजुर्ग यदि उनके साथ नहीं जा पाते तो ये उस सम्मान, प्यार और देखभाल से वंचित हो जाते हैं जिनकी उन्हें बहुत जरूरत होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो माता पिता बच्चों के साथ रहते हैं उन्हें भी उनका प्यार और समय नहीं मिल पाता। अत्यंत दुख की बात यह है कि कई लोग बुजुर्गों को बोझ मानते हैं और उनसे अशिष्ट व्यवहार भी करते हैं। यहाँ तो कि कई बार तो उच्चतम न्यायालय माता पिता को उनका उचित सम्मान दिलाने के लिए उनके बच्चों को आदेश भी देना पड़ रहा है। आज के प्रतिस्पर्धा वाले और क्विक पेस्ट लाइफ में हमारी युवा पीढ़ी के लिए वरिष्ठ नागरिकों के साथ प्रेरणा और मार्गदर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके पास अनुभवों और ज्ञान का भंडार है जो युवा पीढ़ी को जटिल चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। वृद्धावस्था आध्यात्मिक रूप से खुद को सशक्त बनाने, अपने जीवन को कार्य का विश्लेषण करने और सारपूर्ण जीवन जीने का चरण भी है। आध्यात्मिक रूप से सशक्त हमारे वरिष्ठ नागरिक देश और समाज को अधिक समृद्धि और प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। हरिद्वार में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प अब साकार हो रहा है और पूरा देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि यूसीसी जाति, धर्म, लिंग जैसे भेदभाव को खत्म कर न्यायिक समानता सुनिश्चित करने का एक संवैधानिक उपाय है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प आगे बढ़ रहा है, पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 22 वर्षों में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, उस समय देश के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकारों में समानता होगी, जिसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हमने आजादी के बाद सबसे पहले भारतवर्ष में सबसे पहले शुरू कर दिया है। सबसे पहले हमने इसको प्रारंभ कर दिया है। और यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग, भेद आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का भी एक संवैधानिक उपाय है। और यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हुए, बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की भी एक युग की शुरुआत हुई है। हमारे देश की जो 50% आबादी है, मातृशक्ति हमारी बहनें, हमारी माताएं, उसके लिए ये संपूर्ण कानून है, यानी कि 50% आबादी का 100% का कानून यूसीसी कानून है। क्योंकि अब यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की जो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां हैं, उनको बहुत सारी कुरीतियां, इसमें हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक, इन सब से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हल नहीं हो पा रहे थे, जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था, उनमें न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी, जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा। जानकारी न होना ये बहुत बड़ा असुरक्षा का कारण है। और उन माता पिता के बारे में भी सोचिए जिनके बेटे बेटियां, उनके बच्चे लिव इन में रहते हैं, पता नहीं लगता है, लेकिन जब उनके साथ घटना हो जाती है तो उनके माता पिता के पास भी सिवाय जीवन भर रोने के, सिवाय जीवन भर पछताने के, दुख मनाने के कोई भी जो है रास्ता उनके सामने नहीं होता है। इसलिए सबकी सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने ये प्रावधान किया है। इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता पिता को भी सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें। और लिव इन का रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि रिश्ते में कोई विवाद होता है, महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा। इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी, उनको भी वैधानिकता मिलेगी। उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि वो संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। भाइयों बहनों, हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है कि यदि नियत साफ है और जनभावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है, कोई भी काम किया जा सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर ऐसे अनेक काम हुए हैं, एक के बाद एक कानून। अभी देखिए आप, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। समान नागरिक संहिता जनसंघ के जमाने से ही हमारी वैचारिक संकल्पों का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, क्योंकि ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये न्याय, समानता और राष्ट्र की एकता का विषय है। हम उत्तराखंडी लोग सदैव ऐसे विषयों में सबसे आगे रहे हैं। और जब मैंने पहली बार राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी, तब से ही मेरे मन में सोच थी कि कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता? क्या किसी बेटी का अधिकार उसके धर्म के अनुसार तय होगा? ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मन पर आते थे। आखिर कब तक इनको उत्तराधिकार मिलेगा या विवाह का न्याय अलग अलग तराजू पर तोला जाता रहेगा? और हमने इन सवालों का जवाब सिर्फ विचार का विषय ही नहीं माना, बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनसंवाद और सहभागिता के माध्यम से उत्तराखंड की मिट्टी में उतारने का कार्य भी हमने किया है। ये किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके ये नहीं किया गया है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को मिटाकर सभी नागरिकों में समानता में समरसता,
स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है, एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है, एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो पूरे समाज को लाभ देने वाला है। आज रवा रायपुर में प्रदेश के पहले एआई डाटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 से प्रभावित होकर देश भर के निवेशक छत्तीसगढ़ में निवेश कर रहे हैं और निश्चित ही इस अत्याधुनिक डाटा सेंटर की स्थापना से प्रदेश के विकास की गति और तेज होगी। साथ ही युवा साथियों के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम लोगों ने एआई डाटा सेंटर पार्क का यहाँ पर, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और ये हमारे प्रदेश के नई उद्योग नीति का भी असर है, जो हमारे उद्योग मंत्री लखन देवांगन जी, उद्योग सचिव रजत कुमार जी, पूरी टीम बहुत मेहनत और राय मशविरा करके नई उद्योग नीति यहाँ पर लाए हैं और बहुत कम समय में ही हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर में सबमिट किए हैं और असर हुआ है कि इतने कम समय में ही 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हम लोगों को पास प्राप्त हुआ है और काम भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं और आज ये एआई डाटा सेंटर पार्क का, जो कि शायद ये देश का पहला पार्क होगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग भूमि पूजन किए हैं और इसमें सेन जी और उनकी कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगा और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कोई उद्योग धंधा लगने से और भी बहुत लोगों को उससे लाभ होता है। 200 तो प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्किलिंग भी यहाँ पर कराएंगे तो और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को इसका लाभ होगा। मैं कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वैसे इंदौर मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत दिनों तक हम लोग एक साथ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और इंदौर कोई अलग है नहीं। हम लोग बड़ा भाई के रूप में मध्य प्रदेश को मानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करके एक अच्छा काम किए हैं। मैं पुनः रेकबैक कंपनी को, सीईओ नरेंद्र सेन जी को, सबको बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं और एक आग्रह होगा कि हम लोग 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं और इस साल हम लोग का रजत जयंती वर्ष होगा, 25 साल पूरे होंगे, तो इस साल का राज्योत्सव बहुत खास होगा। तो तब तक, और हम समझते हैं कि उसी दिन 1 नवंबर को ही इस उद्योग का शुभारंभ हो जाए और हम लोग चाहेंगे कि केंद्र से कोई बड़े महानुभाव को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे और उनके हाथों ये हो जाए और इसको ध्यान देते हुए ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आज की इस अवसर पर आप सबका और विशेषकर छत्तीसगढ़ का और रेकबैक कंपनी का सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम